नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके में दोस्तों साइंस के यानी दोस्तों विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण दोस्तों जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आप 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और ये भी आपको कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो स्वाद में दोस्तों जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन या अम्लीय? तो आपको पता होना चाहिए जो स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों उनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। कैसी प्रकृति होती है खट्टे पदार्थों की? अम्लीय होती है। लेकिन दोस्तों जो कड़वे होते हैं, जो खाने में क्या आते हैं? कड़वे आते हैं, तो उन कड़वे तो उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो कड़वे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है और जो खट्टे होते हैं उनकी अम्लीय होती है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिया है दोस्तों कि किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? यानी दोस्तों कोई द्रव है जिसका पीएच मान 7 पाया गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पीएच मान पता होना चाहिए। देखिए ये आपका इस तरह की एक स्केल होता है। इसमें दोस्तों 1 से 14 तक की यहाँ पर संख्याएं अंकित होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं? तो 1 से 14 तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बीच में 7 होता है यानी 7 होता है। तो 7 से पहले जो इनकी दोस्तों प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। 7 से पहले जो भी आते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब दोस्तों 7 के बाद जो आते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और दोस्तों जो 7 पे होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। क्या प्रकृति होती है दोस्तों? उदासीन होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 7 से पहले क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 के बाद क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। और देखिए और 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा है कि 7 पाया गया, तो 7 पर दोस्तों उदासीन होगा। तो उदासीन दोस्तों हमारा जल होता है। क्या होता है? जल। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बात करें क्षार की, तो क्षार दोस्तों 7 से अधिक होगा यानी 7 से 14 के बीच में क्या होगा? क्षार होगा। और अम्ल की बात करें दोस्तों तो 1 से 7 के बीच में क्या होगा? 1 से 7 के बीच में अम्ल होगा। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कि अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होता टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों अंगूर में पाया जाता है। अब देखेंगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल या दोस्तों ये दूध में या दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में? दूध में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल ये दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है। किस में? सिरके में। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सीट्रिक अम्ल। सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सीट्रिक अम्ल आपका यहाँ पर खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो खट्टे पदार्थों में आपका सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें दोस्तों मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल दोस्तों आपका यहाँ पर सेब में पाया जाता है। किस में दोस्तों? सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। और फार्मिक अम्ल दोस्तों, फार्मिक अम्ल आपका चींटी में, बिच्छू में, इन सभी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो किसका रेशा दोस्तों सबसे मजबूत होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेशम का रेशा दोस्तों सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो रेशम आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन दोस्तों प्लास्टिक किसका बहुलक होता है? तो ये दोस्तों आपका बहुलक होता है एथिलीन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन, जिसका दोस्तों रासायनिक फार्मूला था C2H4। रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? C2H4। तो ये आपको याद रखना है, एथिलीन पॉलीथीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? अब इसमें दोस्तों हमें बताना है कि समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड। देखिए
नैनो सेकेंड भी प्रकाश की यहाँ पर समय की इकाई है, माइक्रो सेकेंड भी समय की इकाई है और सेकेंड भी दोस्तों आपकी समय की इकाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष, ये दोस्तों हमें देखने में लग रहा है कि समय की इकाई है, लेकिन ये दोस्तों आपका दूरी की इकाई होती है। किसकी दूरी? ये दोस्तों आपकी दूरी की इकाई होती है। बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए ये प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों खगोलीय पिंडों को मापने के लिए दूरी उनके बीच की, ये दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष की यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो बड़ी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर जो होता है उसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है, ये आपको बताना है। पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता, पवन की गति और बल। तो पवन की गति मापने के लिए किया जाता है, लेकिन बल मापने के लिए नहीं दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा और यहाँ पर सी भी आपका नहीं होगा, पवन की दिशा भी नहीं होगी। पवन का वेग मापने के लिए यानी पवन की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि एनीमोमीटर का उपयोग पवन की गति के मापने यानी वायु की गति के मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, हर्ट्ज। हर्ट्ज दोस्तों आवृत्ति की यहाँ पर एसआई मात्रक है। अब बात करें दोस्तों न्यूटन की, तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन किसका दोस्तों? बल का एसआई मात्रक है। वाट दोस्तों आपका शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट किसका एसआई मात्रक है दोस्तों? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। फैरड, तो यहाँ पर आपको ये सभी याद रखने इतने। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फूलों का अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथोलॉजी। अब देखिए दोस्तों कहीं कहीं एंथोलॉजी और कहीं कहीं आपको फ्लोरिकल्चर भी देगा। क्या दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो ये दोनों दोस्तों एक ही हैं, फ्लोरिकल्चर हो या फिर एंथोलॉजी। इन दोनों को आपको याद रखना, ये दोनों एक ही हैं। तो ये फूलों के अध्ययन के लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। लुई पास्चर ने दोस्तों टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर भी यहाँ पर खोज की है। अगले हम क्वेश्चन इनका देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आ गया दोस्तों कि प्रथम टीका विकसित किया। तो प्रथम टीके को किसने विकसित किया दोस्तों, यानी पहला टीका, पहला वैक्सीन किसके द्वारा खोजा गया, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने पहला टीका खोजा। किसका टीका था दोस्तों? चेचक का। किसका था? चेचक का। इन्होंने पहला वैक्सीन खोजा था, एडवर्ड जेनर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो ये दोस्तों आपको बताना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। अब देखिए आइजक न्यूटन, अभी आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के लिए। किसके लिए दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के लिए आइजक न्यूटन। और दोस्तों यहाँ पर मैरी क्यूरी, ये दोस्तों इन्होंने खोज की रेडियम की। रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और दोस्तों पोलोनियम, रेडियम पोलोनियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। तो ये आपका पोलोनियम हो जाएगा, पोलियम लिखा गया है लेकिन है दोस्तों पोलोनियम। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहाँ पर इन्होंने भी खोज की थी। अभी इनका भी आगे हम क्वेश्चंस रखें, वो भी हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो डीएनए में दोस्तों कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। एडेनिन,
ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। दोस्तों डीएनए में आपका एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है और थायमिन भी होता है, बट यूरेसिल आपका डीएनए में नहीं होता। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डीएनए में दोस्तों अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किस वैज्ञानिक ने दोस्तों वंशागति का गुणसूत्रीय यहाँ पर सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सटन। तो बोवेरी, इनके साथ एक और व्यक्ति थे दोस्तों, बोवेरी और सटन, बोवेरी और दोस्तों सटन, इन्होंने दोस्तों वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, बोवेरी और सटन। तो ये आपको यहाँ पे याद। लैमार्क का सिद्धांत था दोस्तों विकासवाद का। विकासवाद का किसका सिद्धांत था दोस्तों? ये लैमार्क था, विकासवाद। तो लैमार्क का विकासवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये आपका लैमार्क था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों यह पादप में पाई जाती है, जंतु में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह जंतु की कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से लिंग गुणसूत्र के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो जो लिंग गुणसूत्र होता है, तो कौन से यहाँ पर लिंग गुणसूत्र मिलने से नर संतति यानी दोस्तों पुरुष कहेंगे, तो पुरुष यहाँ पर उनकी संतति होती है, यानी वो पैदा होते हैं पुरुष। देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई दोस्तों ये आपका नर के लिए होता है। एक्स और वाई जो गुणसूत्र होता है दोस्तों ये नर के लिए होता है, और एक्स एक्स आपका ये मादा के लिए होता है। यानी हम कहें दोस्तों तो नर यानी मेल हो जाएगा, और यहाँ पर मादा यानी दोस्तों फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या है दोस्तों? एक्स एक्स, और एक्स वाई आपका नर के लिए है। तो हमसे पूछा है नर के लिए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एक्स वाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का यहाँ पर शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ये दोस्तों शक्ति गृह कभी कभी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा पावर हाउस। क्या दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस। तो पावर हाउस या शक्ति गृह पूछे तो ये आपको दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की दोस्तों जो मूलभूत इकाई है वह क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोशिका। कोशिका जीवन की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये भी दोस्तों कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।